हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो कि नवंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स में होने वाले अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन इनकम टैक्स अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एज वेल एज जो स्टूडेंट सीएस और सीएमए हैं और उनका भी एग्जाम अगर दिसंबर 2020 में होने जा रहा है तो वो भी इन अमेंडमेंट्स को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो सीए इंटर के स्टूडेंट है जिनका नवंबर 2020 एग्जाम है, और जो सीएस और सीएमए स्टूडेंट है जिनका दिसंबर 2020 का एग्जाम है, दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टैच्यूटरी अपडेट है इन इनकम टैक्स लॉ। अच्छा दोस्तों, सीए इंटर के स्टूडेंट्स जो आरटीपी आती है विच इज इशूड बाय द आईसीएआई, ये स्टैच्यूटरी अपडेट आपको आरटीपी में भी मिल जाएंगे। दिस इज पार्ट फर्स्ट। और अगर आप डायरेक्ट स्टैच्यूटरी अपडेट्स पर जाओगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2020 जो एग्जाम्स हैं उसके लिए कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल होता है, राइट। असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल होता है, ऐसा आप अच्छे से जानते हो। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को पीडीएफ यूज कर रहा हूं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम्स डाउट्स का सॉल्यूशन भी हमसे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईपीसीसी के स्टूडेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले न्यू स्कीम वाले हों, सभी के लिए ये बिल्कुल बराबर अमेंडमेंट्स हैं। वही अमेंडमेंट्स हैं डियर, आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों का एक ऑफर था, मैं आप लोगों को बता दूं जल्दी से। वो ऑफर भी हमने अभी तक बंद नहीं किया है। दैट इज ओनली 950, जिसमें आपको इनकम टैक्स भी मिलेगा और अनदर 950 में आपको जीएसटी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर 2020 एग्जाम। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डियर। ये सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, राइट। तो आप अगर क्लासेस से सेटिस्फाई नहीं हो और आप देखना चाहते हो, एज ए रिविजन करना चाहते हो, स्पीड बढ़ाकर देखना चाहते हो, क्योंकि नवंबर एग्जाम अब बहुत फास्ट है, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा मोटिवेशन है, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात, जिनका नवंबर 2020 एग्जाम है उनको 30 अप्रैल तक अमेंड होना जरूरी है, और जिनका दिसंबर है डियर उनको 31 मई तक अपडेट होना जरूरी है। चलिए मैं बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहली बात डियर, सबसे पहली बात सरचार्ज के बारे में। देखो, सरचार्ज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, और मैं बता दूं सरचार्ज को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में सरचार्ज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो सरचार्ज की रेट होती है उसको 25 से 37% तक कर दिया गया था। अच्छा दोस्तों, सरचार्ज तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। ओके। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर आप एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, और अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल इनकम नॉट जीटीआई, टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, लेकिन एंड 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, हैज बीन विड्रॉन ऑन इनकम टैक्स पेबल एट स्पेशल रेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ा होगा 111A में, और आपने दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पढ़ा होगा 112A में। दोस्तों, ये इक्विटी शेयर से होने वाले कैपिटल गेन होते हैं, 112 नहीं, ओनली 112A। दोस्तों, ये 2 कैपिटल गेन ऐसे हैं जहां पर स्पेशल रेट लगती है। स्पेशल रेट और भी कई इनकम्स पे लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 2 स्पेशल रेट वाली इनकम है, इनके ऊपर सरचार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो सरचार्ज की रेट बढ़ाई गई है वो इन 2 इनकम्स पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। जो 111A है और 112A है, जिसमें हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, राइट।
तो चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सरचार्ज। आप लोगों के एग्जाम में सरचार्ज पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कंप्यूटेशन ऑफ सरचार्ज का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात ये तो सभी लोग जानते हैं कि सरचार्ज हमेशा इनकम टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 2019-2020। और मैं बता दूं डियर, सरचार्ज की रेट क्या है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो किसी बंदे की टोटल इनकम, अगर किसी बंदे की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं होता। अगर 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, बात हो रही है टोटल इनकम की, नॉट GTI। कोई भी बंदा जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अच्छा इसमें आपके पास 111A वाला और 1112A वाला कैपिटल गेन भी इंक्लूड है इस इनकम के अंदर, तो रेट ऑफ सरचार्ज आपके 10% ही लगने वाली है। सपोज करते हैं डियर कि ये जो टोटल इनकम आपको यहां पर बताई गई है ना, टोटल इनकम जो आपको यहां पर बताई गई है वो इस तरीके से है। शॉर्ट टर्म गेन 30 लाख है, लॉन्ग टर्म गेन 25 लाख है और अदर इनकम हमारी यहां पर 40 लाख है, 40 लाख है। तो सरचार्ज कैसे लगेगा, तो मैं बता दूं डियर, यहां सरचार्ज का रेट 10% ही रहेगा। ये जो टोटल 95 लाख की इनकम है, इसका जो भी इनकम टैक्स बनेगा, 95 लाख पर मत लगा देना भाई सरचार्ज, 95 लाख का जितना भी इनकम टैक्स निकलेगा उसके ऊपर आपको 10% सरचार्ज एप्लीकेबल करना है। दोस्तों आपको यहां पर 10% सरचार्ज लगाना है। लेकिन अगर मैं अनदर एग्जांपल को ले लूं, अगर सपोज करो वेयर टोटल इनकम, दोस्तों अगर किसी बंदे की टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है, किससे, 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, मतलब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है, तो आपको सरचार्ज 15% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई, 15% देना पड़ेगा, 15% देना पड़ेगा। अच्छा इसमें 111A वाला और 112A वाला जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन है वो भी शामिल है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा शॉर्ट टर्म गेन 60 लाख है, हमारा लॉन्ग टर्म गेन 65 लाख है और हमारी अदर इनकम 50 लाख है। सो इट कम्स टू 1.75 करोड़। तो दोस्तों यहाँ सरचार्ज कैसे लगेगा, तो जो भी इनकम टैक्स आप निकालोगे, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं वो आप जानते हो, 60 लाख पर हमें अलग रेट लगानी है, 65 लाख पर हमको अलग रेट लगानी है, 50 लाख पर हमको स्लैब रेट लगानी है। तो जो भी हमारा इनकम टैक्स निकल कर आएगा उस कंप्लीट इनकम टैक्स पर हमको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। हमें 15% क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। दोस्तों यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डियर, कोई भी प्रॉब्लम डाउट अगर आपको रहता है, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पॉइंट नंबर 3 आपको क्या कहता है। कोई भी बंदा जिसकी टोटल इनकम, अब थोड़ा सा देखो ध्यान देने की बात है, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और ये PDF आपको लिंक मैं दे रहा हूं नीचे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपकी टैक्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों किसी भी बंदे की टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है, 2 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन नॉट मोर देन 5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पर जो सरचार्ज की रेट है वो 25% हो जाती है डियर। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब सरचार्ज की रेट 25% होगी तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होते हैं अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन उन पर नहीं होगी।
उन पर तो सरचार्ज की जो रेट है वो 15% ही रहेगी। देखो जहां 10 है वहां 10 है, जहां 15 है वहां 15 है, लेकिन जैसे ही सरचार्ज की रेट 25% होती है तो मैं बता दूं, चाहे इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो, चाहे वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो सरचार्ज की रेट 25 होती है, मुझे पता है। लेकिन ये 25 दो ऐसी स्पेशल इनकम है जिन पर नहीं लगेगी। मतलब ये जो दो स्पेशल इनकम है इनके टैक्स पर तो हम 15% ही लगाएंगे, बाकी पर हम 25% लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा शॉर्ट टर्म गेन 11A में 54 लाख है, 54 लाख, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में 55 लाख है, राइट, 55 लाख रुपए है। ओके, और दोस्तों हमारी जो अदर इनकम है वो 3 करोड़ है, हमारी जो अदर इनकम है वो 3 करोड़ है। तो अगर हम टोटल लगाएं तो ये टोटल हमारा कितना हो जाता है जी, ये हो जाता है लगभग 4 करोड़ और कुछ लाख हो जाता है। तो 4 करोड़ और कुछ लाख का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हमारी टोटल इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से, अच्छा दोस्तों आप जब 25% लगाओगे तो आपको 111A और 112A की इनकम को एक्सक्लूड करके देखना है। अच्छा मैंने एक्सक्लूड कर दी, मैंने ये दोनों इनकम एक्सक्लूड कर दी, मैंने इसको भी नहीं गिना, इसको भी नहीं गिना, मेरी अदर इनकम 3 करोड़ है दोस्तों, तो ये 2 से 5 करोड़ के स्लैब में आ गई। तो दोस्तों हम सरचार्ज कैसे लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो शॉर्ट टर्म गेन 54 लाख है, आई थिंक इस पे आप 15% टैक्स लगाते हो, और जो 112A वाला है इस पर आप 10% लगाते हो। तो इस टैक्स के ऊपर और इस टैक्स पर जो सरचार्ज लगेगा वो तो 15% से ही लगेगा, है ना, उस पर आपको 25% नहीं लगाना है। ये जो शॉर्ट टर्म गेन वाला टैक्स है और लॉन्ग टर्म गेन वाला टैक्स है इस पर सरचार्ज 15% से ही लगाना है। और जो बाकी आपकी 3 करोड़ की अदर इनकम है, 3 करोड़ की, इस अदर इनकम का जो भी सरचार्ज आएगा, इस अदर इनकम का जो भी सरचार्ज आएगा उसके ऊपर जो आप रेट लगाओगे, उसके ऊपर जो रेट लगाओगे सरचार्ज की, वो आप यहां पर 25% लगाओगे। कितनी लगाओगे दोस्तों, 25% लगाओगे। बहुत बढ़िया जी, समझ में आया आप लोगों को। तो सरचार्ज की रेट जो 25 हो गई है वो इन दो स्पेशल इनकम के टैक्स पर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। सपोज करो दोस्तों हमारी टोटल इनकम 5 करोड़ को भी क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज का रेट 37% हो जाएगा। इट्स सो हाई। लेकिन दोस्तों जब आप इस 5 करोड़ की लिमिट को चेक करोगे तो जो 111A और 112A के अंदर कैपिटल गेन होता है उसको एक्सक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसको आपको एक्सक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, सपोज करो आपकी अदर इनकम 6 करोड़ है तो 6 करोड़ इज मोर देन 5 करोड़, सो सरचार्ज रेट इज 37%। लेकिन जो बाकी दो इनकम है 111A वाली और 112A वाली, राइट, जो कि इक्विटी शेयर के कारण होती है, तो आप जब सरचार्ज लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ये जो दो इनकम है 50 लाख और 65 लाख, इन पर जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स पर तो सरचार्ज लगेगा 15%, 15% लगेगा, राइट। और जो हमारा 6 करोड़, जो हमारा 6 करोड़ पर जो हम इनकम टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर हमको 37% सरचार्ज लगाना पड़ेगा। वी हैव टू पे 37% सरचार्ज, राइट। ओके सर। सर एक बात बताओ, हाँ जी बिल्कुल पूछिए ना। सर अगर मान लो किसी बंदे की टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ से ज्यादा, ध्यान से समझिएगा बात को, 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो जाती है, एंड इन केस इट इज नॉट कवर्ड अंडर 3rd and 4th अबव, जो आपको 3rd और 4th सिचुएशन है उसको छोड़ दो। और आपकी वो छोड़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि यहां पर जो 111A और 112A वो इस 2 करोड़ से जो ज्यादा वाली इनकम है उसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा शॉर्ट टर्म गेन 60 लाख है और मेरा लॉन्ग टर्म गेन 55 लाख है और मेरी अदर इनकम 1.10 है, तो ये आ जाता है दोस्तों 2.25 करोड़, है ना। तो इसका मतलब मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है जी। तो अब आपके मन में आएगा कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा हो गई
तो सरचार्ज की रेट भी बढ़ जानी चाहिए और 25% सरचार्ज लगना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा नहीं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर भले ही मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, लेकिन दोस्तों ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा हुई है इसमें 60 और 55 लाख भी है। अगर मैं 60 और 55 को हटा दूंगा तो मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसका मतलब मुझे 15% ही सरचार्ज देना है इंटायर इनकम टैक्स पर, चाहे वो 60 लाख का टैक्स हो, चाहे वो 55 लाख का टैक्स हो और चाहे वो 1.10 का टैक्स हो, मुझे सरचार्ज 15% ही देना है। हाँ, 25% तब लगता जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हटाकर बाकी टोटल इनकम मेरी 2 करोड़ से ज्यादा होती। तो आई थिंक दोस्तों सरचार्ज वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसके बाद दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं। हमारा जो बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। दोस्तों याद करो, आप जब डेप्रीशिएशन निकालते थे बिजनेस वाले चैप्टर में, तो मोटर व्हीकल पर डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती थी? अगर वो मोटर व्हीकल रनिंग देम ऑन हायर मतलब टैक्सी बिजनेस में काम आ रहा होता था। याद करो डियर, जब हम डेप्रीशिएशन लगाते थे मोटर कार पर, तो जनरल मोटर कार पर तो रेट 15% होती थी, लेकिन जो टैक्सी बिजनेस में काम आने वाली मोटर कार होती थी उसका रेट 30% हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 30%। दोस्तों याद रखना एक बात को, अगर कोई मोटर कार जो कि रनिंग देम ऑन हायर है, मतलब वो टैक्सी बिजनेस में काम आती है मोटर कार, तो उस मोटर कार का जो डेप्रीशिएशन है वैसे तो आप 30% से निकालोगे, मतलब आप उसको 30% वाले ब्लॉक में लोगे। लेकिन दोस्तों जो अमेंडमेंट आपको याद रखना है, अगर मोटर कार एक्वायर की गई है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 अगस्त 19 टू 31 मार्च 2020, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में आपने अगर उसे एक्वायर किया है, परचेज किया है, एंड पुट टू यूज ऑल्सो, केवल एक्वायर करना ही इनफ नहीं है मेरे भाई, 31 मार्च 2020 से पहले उसका पुट टू यूज होना भी जरूरी है। दोस्तों आप जानते हो कि असेट खरीदना ही इनफ नहीं होता, बल्कि असेट को खरीदने के बाद यूज भी करना होता है। तो ये जो मैं आपको टाइम लिमिट दे रहा हूं, इस टाइम लिमिट के अंदर आपने अगर असेट को खरीदा भी है और उसको यूज भी किया है, दोनों काम होने चाहिए, तो आप डेप्रीशिएशन 30 की जगह 45% लगाओगे। ध्यान रखना डियर, कोई भी मोटर बस हो, मोटर टैक्सी हो, विच इज रनिंग देम ऑन हायर, जिस पर आप 30% लगाया करते थे, अगर 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने उस मोटर गाड़ी को परचेज किया है और उसको पुट टू यूज किया है, तो उसका डेप्रीशिएशन रेट 30 नहीं, आपको 45 लेना होगा। और अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो वो आप जानते ही हो कि रेट हाफ हो जाती है ना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट डियर, जो अदर मोटर कार्स होती थी, मतलब नॉर्मल मोटर कार्स विच आर नॉट यूज इन रनिंग देम ऑन हायर, नॉर्मल जो मोटर कार हम अपने बिजनेस में यूज करते थे, आपको पता है दोस्तों उस पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 15% हुआ करता था। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीरियड है 23 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2020, इस पीरियड के अंदर अगर आपने किसी जनरल मोटर कार को एक्वायर भी किया है, वही सेम बात है भैया, और पुट टू यूज भी इसी पीरियड में होना जरूरी है। अगर ओनली एक्वायर कर लिया तो कोई मतलब नहीं है, ओनली पुट टू यूज किया, एक्वायर पहले कर लिया था, तो भी 30% नहीं लगेगा। ये जो रेट 15 की जगह मैं 30 बोल रहा हूं ना, 30% ये कब लगेगा? जब इस पीरियड के अंदर आपने मोटर कार को परचेज किया हो और उसका पुट टू यूज किया हो, तो डेप्रीशिएशन की रेट वहां पर
15 की जगह 30 हो जाएगी। मतलब जहां 30 थी वहां 45 हो जाएगी और जहां 15 थी वहां 30 हो जाएगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये डेट याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज इन कैपिटल गेन। अगला जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज फॉर कैपिटल गेन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैपिटल गेन वाला जो टॉपिक है इसमें इंडेक्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि जब आप इंडेक्स करते हो तो आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर 1920 लगेगा। खैर ये बताने की बात नहीं है, इंडेक्स आपको पहले भी पता था कि प्रीवियस ईयर 1920 का इंडेक्स 289 है। ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, ये आप पहले से जानते हो। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें ट्रांसफर ईयर अगर 1920 है तो आपको उसका इंडेक्स 289 लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज अंडर द हेड अदर सोर्स। देखो जो अमेंडमेंट्स हैं इनमें से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर सोर्स वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आया डियर, मैं आपको बता देता हूं। अदर सोर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको पुराना बैकग्राउंड समझा देता हूं। कोई भी बंदा, चार्जिंग सेक्शन था 56 सबसेक्शन 2। दोस्तों चार्जिंग सेक्शन आपने 56 सबसेक्शन 2 पढ़ा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। अच्छा दोस्तों, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता था इसमें आप क्या करते थे कि अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन मिलती है या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के बदले में मिलती है और अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, वहां पर जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखा करते थे तो आप वहां पर एग्रीगेट नहीं करते थे बल्कि इंडिविजुअल देखते थे, है ना। और आप ये देखते थे कि अगर स्टाम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो हम उसे टैक्सेबल करते थे रेसिपिएंट के हैंड्स में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसको गिफ्ट मिला है उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल हो जाती थी। सपोज स्टाम्प वैल्यू 60,000 है और आपको फ्री में मिली है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो पूरे 60,000 को अदर सोर्स की इनकम माना जाता था। और ये काम आप सेपरेटली इंडिविजुअली करते थे, एग्रीगेट नहीं किया करते थे। अच्छा, अगर आपको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के बदले में मिली है, मतलब आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़े और कम पैसे देने पड़े, मतलब यू कैन से, तो आप फिर वहां पर डिफरेंस निकाला करते थे। डिफरेंस, स्टाम्प वैल्यू का एक्चुअल अमाउंट पेड से डिफरेंस निकाला करते थे। और वो डिफरेंस अगर ज्यादा होता था किससे, 50,000 और सेल कंसीडरेशन के 5% में से जो हाइयर होगा, अगर ये डिफरेंस अमाउंट ज्यादा होता था, अगर ये डिफरेंस अमाउंट ज्यादा होता था, इस हाइयर से ज्यादा होता था, 50,000 और 5% ऑफ द सेल प्राइस में से जो हाइयर है उससे ऊपर अगर डिफरेंस होता था, डिफरेंस मतलब गिफ्ट, क्योंकि जो कम पैसे देने पड़े वही तो गिफ्ट है, तो वो डिफरेंस अमाउंट भी, एंटायर डिफरेंस अमाउंट वुड बिकम टैक्सेबल, राइट। अब क्या हो गया जी, अब कुछ नहीं हुआ, ये तो मैंने पुराना बैकग्राउंड बताया। अब हुआ क्या है डियर, वो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और एक प्रोवाइजो जोड़ा है डियर, प्रोवाइजो ऐड किया है। प्रोवाइजो का मतलब होता है दोस्तों एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। सुनो मेरी बात, किसी भी बंदे को अगर प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसीडरेशन, तो यहां पर एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है। आपको पता है डियर, सेक्शन 56 में कुछ एक्सेप्शंस होते थे जहां पर कितना भी गिफ्ट फ्री में मिल जाए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। जैसे उसमें कई नाम आपने पढ़े होंगे, जैसे आपको अगर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता हो, अगर आपको जो है वो, ऐसे बहुत सारे रीजन थे डियर वहां पर। तो उन्हीं रीजन्स के अंदर वहां पर कितना भी गिफ्ट मिले, शादी के मौके पर मिलता हो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसी लिस्ट के अंदर एक नई चीज और ऐड कर दी गई है कि भाई आप जो गिफ्ट वाले प्रोविजन 56 में पढ़ते हो, शॉल नॉट अप्लाई टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये अमेंडमेंट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया है कि किसी भी बंदे को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसीडरेशन, इट मे बी लैंड, इट मे बी बिल्डिंग और बोथ,
रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट, ध्यान रखना जिसको रिसीव है वो कौन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ अनऑथोराइज कॉलोनी इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दोस्तों ये जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, इसके आसपास बहुत सारी अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं, इनमें बहुत सारे रेजिडेंट्स रहते हैं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि कोई भी बंदा जो कि नेशनल जो एनसीआर है दिल्ली, दिस इज ओनली फॉर एनसीआर दिल्ली, वहां कोई रेजिडेंट है जो कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी में रहता है जो कि अनऑथोराइज प्रॉपर्टी है, और अगर उसे वहां पर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट पोजीशन दे देती है, ओनरशिप दे देती है, तो एक तरह से डियर ये सब चीज़ें विदाउट कंसिडरेशन ही है, या एक तरह से मानो एक बेनिफिट वाली बात है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, कितना भी अमाउंट हो सकता है उस प्रॉपर्टी का, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। तो वैसे ही मूल प्रॉपर्टी अगर 50,000 से ज़्यादा होगी स्टाम्प वैल्यू, और अगर वो आपको फ्री में मिल रही है तो हम उसको टैक्सेबल करते हैं दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हो, आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के निवासी हो, रेजिडेंट हो, तो आपको गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट देगी, आपको जो भी पोजीशन लेटर देगी, आपको वहाँ पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी देगी, कुछ भी अगर आपको मिलता है, ओनरशिप मिलती है विदाउट कंसिडरेशन इन द फेवर ऑफ दिस रेजिडेंट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। रेजिडेंट वर्ड को डिफाइन किया है। रेजिडेंट का मतलब है आप किसी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेकर बैठे हो, है ना, किसी अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर। इंक्लूड्स लीगल हायर ऑल्सो, अगर किसी के पिता की डेथ हो गई है तो उसके बच्चों को जो लीगल हायर्स हैं उनको भी रेजिडेंट माना जा सकता है। लेकिन किसको रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोवाइजो द डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, लाइसेंसी और परमिसिव यूजर। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, आपने वो प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है, रेंट पर ले रखी है, आपने लाइसेंस बेसिस पर ले रखी है, आप केवल इसके यूजर हो, तो डियर हम आपको नहीं मानेंगे रेजिडेंट, और फिर आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। अनऑथोराइज कॉलोनी क्या होती है, वैसे तो आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से याद नहीं करना है। अनऑथोराइज कॉलोनी वो होती है जिसका लेआउट प्लान, जिसकी बिल्डिंग आपने बनाई और वो विदाउट परमिशन बनाई डियर। विदाउट परमिशन जब आप बनाते हो तो हम उसको अनऑथोराइज कॉलोनी बोलते हैं। ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो अगला अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन निकाला गया दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2020 का है। दिस इज एप्लीकेबल इन योर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जाम्स। और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों, आप लोगों ने इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस पढ़े होंगे, जहां पर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी डीडी चेक के द्वारा होना चाहिए। जैसे आपने 35 AD पढ़ा होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं करोगे। 40A3 पढ़ा होगा और उसमें था 10,000 से ज़्यादा। एक दिन में एक पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हो तो भी गलत है, हम डिसअलाउड कर देंगे खर्चे को। कुछ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए ये लिमिट 35,000 हुआ करती थी। ऐसे ही आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ असेट निकालने का सेक्शन 43(1) पढ़ा था, उसमें भी 10,000 की लिमिट थी। इन अ डे टू अ पर्सन आपको कैश में नहीं करना है। 44AD जिसमें आप प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम कैलकुलेट करते थे, जहां पर 2 रेट हुआ करती थी। अगर आपका ट्रांजैक्शन चेक से हुआ है, ऑनलाइन है, तो 6% को हम इनकम मानते थे, अदरवाइज हम 8% को इनकम मानते थे। याद करो, ये स्टडी मैट के पेज नंबर आप लोगों को दिए हैं। 43CA याद करिए, 43CA क्या था। 43CA में क्या होता था दोस्तों कि हमारा कोई भी स्टॉक जिसे हम कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते थे, तो दोस्तों वहां पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाया जाता था, है ना, और पेमेंट होना ज़रूरी होता था। एग्रीमेंट डेट से पहले पहले पेमेंट अगर किया है तो ही हम स्टाम्प वैल्यू पहले वाले दिन की लेते थे, अदरवाइज जिस दिन रजिस्ट्री होती थी उस दिन की स्टैम्प वैल्यू लेते थे। याद करना 43CA। लेकिन वहाँ पर भी पेमेंट पहले करना ज़रूरी होता था, और वो अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट से ही होना ज़रूरी होता था, ठीक है। 50C आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर बात होती थी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने की, है ना। उसमें भी डेट ऑफ एग्रीमेंट और
जो डेट ऑफ फाइनल सेल है वो इम्पॉर्टेंट होती थी, वहाँ भी पेमेंट देखा जाता था। 56(2) जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आपको मिलती थी विदाउट कंसीडरेशन या विद कंसीडरेशन, तो उसमें भी ये चीज़ें होती थी। और 80JJAA जो नॉर्मली एक स्पेशल डिडक्शन का सेक्शन है, जहाँ एम्प्लॉयज़ को अगर आप नौकरी देते हो तो वहाँ उनको पेमेंट करना होता था। तो इन सभी चीज़ों में डियर आपने देखा होगा कैश पेमेंट के लिए मना होता था, कई जगह लिमिट होती थी, भाई इससे ज़्यादा नहीं करोगे, बट आप किसी भी मोड में कर सकते थे। और उसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखा हुआ था, डीडी लिखा हुआ था, अकाउंट पे ही चेक लिखा हुआ था। दोस्तों बहुत सारे और भी तरीके होते थे जिससे पेमेंट होता था। तो लॉ के अंदर चेंज ये किया गया है कि अगर आप डीडी से करो, चेक से करो, और अगर आप अदर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे तो हम उसे सही पेमेंट मानेंगे, हम डिसअलाउड नहीं करेंगे। और उसके अंदर डियर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT जो आपका भीम आधार पे होता है, UPI ID होती है, इन सबको भी शामिल कर लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी माध्यम से, इन सभी तरीकों से अगर आप पेमेंट करोगे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी पेमेंट कर सकते हो, नथिंग शैल बी डिसअलाउड। मतलब इन बातों को क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। पहले भी ये अंडरस्टूड था, लेकिन अब इसको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ जब आप लोग सेक्शन 40A(3) पढ़ा करते थे, सेक्शन 40A(3) याद करो डियर, 40A(3) क्या था? 40A(3) आपको ये कहता था कि आपको बिजनेस में एक दिन में पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बताए गए थे वहाँ पर, और वो एक्सेप्शंस आप लोगों ने रूल 6DD में पढ़े थे कि भाई अगर आप फार्मर को पेमेंट कर रहे हो कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई सूती वस्त्र जो उद्योग होता है, यू कैन से कॉटन इंडस्ट्री है, और वो पेमेंट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर डियर एक एक्सेप्शन हुआ करता था, याद करो, कि अगर बैंक की छुट्टी है या बैंक बंद है या बैंक में स्ट्राइक चल रही है तो आप उस दिन भी कितना भी पेमेंट कैश में कर सकते हो, नथिंग शैल बी डिसअलाउड। ऐसा एक एक्सेप्शन आपने पढ़ा होगा रूल 6DD में। दोस्तों इस एक्सेप्शन को अब हटा दिया गया है। कब से हटाया गया है? 29 जनवरी 2020 से। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप 40A(3) में किसी भी खर्चे को डिसअलाउड कर रहे होंगे इन अ बिजनेस, उस समय ध्यान रखना, अगर बैंक की छुट्टी है, अगर संडे है, अगर हॉलीडे है, अगर स्ट्राइक है बैंक की, उस दिन भी अगर आपने 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट कर दिया तो अब डिसअलावेंस के प्रोविज़न अट्रैक्ट होंगे। मतलब अब आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाओगे कि साहब मैंने जिस दिन पेमेंट किया था 10,000 से ज़्यादा, उस दिन तो बैंक की छुट्टी थी। भैया कोई नहीं सुनेगा छुट्टी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है डियर, छुट्टी के दिन भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसलिए डियर ये एक्सेप्शन मुझे वैसे भी सही नहीं लगता था। गवर्नमेंट ने इसको 40A(3) के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं हटाया है, लेकिन 40A(3) के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप अगर छुट्टी के दिन भी पेमेंट करोगे, बैंक की हॉलीडे के दिन भी पेमेंट करोगे, और वो भी आप जो मोड आपको बताएं उन मोड से अगर नहीं करोगे, और अगर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हुआ तो योर एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। जो एंटायर अमाउंट यू आर पेइंग, if it is more than 10,000, the whole amount should become disallowed। पहले अलाउ हो जाता था लेकिन अब वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये 40A(3) का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर जाना है। दोस्तों इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो एडवांस टैक्स TDS और TCS वाला चैप्टर है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या हैं वो इंपॉर्टेंट चेंजेस दोस्तों, बताता हूं आपको। दोस्तों एक सेक्शन है 194N, एक सेक्शन आया है 194N। ये जो सेक्शन है ना 194N, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये 194N आपने पढ़ा होगा, स्टडी मैट में भी था, कि कोई भी बंदा
अगर अब कैश विड्रॉ करेगा, कैश विड्रॉ कहाँ से करेगा? किसी बैंकिंग कंपनी से करेगा, कोई कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं वहाँ से करेगा, पोस्ट ऑफिस से करेगा। 3 नाम दिए हुए हैं, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। यहाँ से अगर आप पैसे निकालोगे, वो भी कैश विड्रॉ करोगे, कब से? 1 सितंबर 19 से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। और वो कब होगा? जब आपने कैश निकाला होगा, चाहे एक दिन में निकाल लो या पूरे ईयर में कभी भी निकाल लो। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा निकाल लिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम one or more accounts maintained by such recipient to deduct TDS at the rate of 2% of the sum exceeding 1 करोड़। ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आपका SBI में 1, 2, 3 अकाउंट हैं और आप हो मिस्टर ए, किसी भी ब्रांच में हो सकते हैं क्योंकि आजकल ब्रांचेस तो सब CBS के अंदर कनेक्टेड होती है। तो हो सकता है डियर SBI में आपके 3 अकाउंट हों और आप इन तीनों में से पैसे विड्रॉ करते हो कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। क्योंकि दोस्तों 1920 से ये जो है सेक्शन एप्लीकेबल है, क्योंकि 1920 में ही 1 सितंबर 19 आता है। और सपोज करो डियर इस प्रीवियस ईयर में आपने पैसे निकाल लिए 1/9/2019 के बाद, और आपका जो कैश विड्रॉल है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। सपोज इट इज़ 1.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है। तो दोस्तों बैंक जब आपको कैश विड्रॉ करने आप जाओगे तो 1 करोड़ से जैसे ही ऊपर आप विड्रॉ करोगे, तो जितना 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करोगे, पूरे पर नहीं, जितना 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करोगे एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब आप यूं समझ लो जी यहां पर तो 10 लाख हुआ, क्योंकि 1.10 करोड़ है तो 1 करोड़ हटा दो, जो बाकी 10 लाख बच गया, इस 10 लाख का आपको 2% TDS काटा जाएगा, है ना। यहां पर आपका जो है ना TDS डिडक्ट किया जाएगा, ये जो TDS है ये डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 2%, मतलब 10 लाख का 2% TDS। ये जो 10 लाख है इस पर 2% TDS डिडक्ट करके ही आपको कैश विड्रॉ करके दिया जाएगा। अच्छा, ये TDS बैंक या पोस्ट ऑफिस किस समय डिडक्ट करेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये काम किस समय होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जिस समय आपको पैसे दिए जाएंगे उसी समय टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बता दूं, जिस पर क्लैरिफिकेशंस इशू किए गए हैं और ये आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहां तक समझ में आया कि अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है बैंक अकाउंट में से। अच्छा सर एक बात बताओ, हमारा SBI में भी खाता है, मतलब अकाउंट है, और सर हमारा अकाउंट सपोज PNB में भी है, पंजाब नेशनल बैंक में, तो सर ये 1 करोड़ की लिमिट निकालते समय एग्रीगेट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा दोस्तों। लॉ ने बोला आ बैंकिंग कंपनी, तो SBI अलग बैंकिंग कंपनी है, PNB अलग बैंकिंग कंपनी है। देखो SBI की अलग अलग ब्रांच है जब तो हम एग्रीगेट करके देखेंगे, लेकिन SBI में भी अकाउंट है और PNB में भी अकाउंट है। तो PNB से जो विड्रॉ करोगे ड्यूरिंग द ईयर वो 1 करोड़ अलग देखा जाएगा, और SBI से जो विड्रॉ करोगे वो 1 करोड़ अलग देखा जाएगा, राइट। PNB वाले अपना टैक्स डिडक्शन अलग करेंगे, SBI वाले अपना टैक्स डिडक्शन अलग करेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल होता है। दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम और आ रही थी, क्या, जिसको क्लैरिफाई कर दिया गया है और ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम सभी जानते हैं कि ये सेक्शन कब से आया, ये सेक्शन 1919 से आया, है ना, 1919 से आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 19 को ही स्टार्ट हो जाता है भाई,
देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेक्शन है 194N ये कब आया? ये 1919 को आया। अच्छा, हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20, तो प्रॉब्लम ये है कि ईयर तो 1 अप्रैल 19 से ही शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल 2019 से ही शुरू हो जाता है। तो मैं 1 सितंबर 19 से जो विड्रॉल करूंगा, कैश विड्रॉल करूंगा, वो अगर एक्सीड करता है 1 करोड़ से, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक का टाइम है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ कैश विड्रॉल हुई होगी भाई। तो क्या इस कैश विड्रॉल को 1 करोड़ की लिमिट के लिए गिना जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन, कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, इसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक जो आपने कैश विड्रॉ किया है, इसे कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों क्लैरिफिकेशन आ चुका है, बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा 1 अप्रैल से, लिमिट 1 अप्रैल से देखी जाएगी। लेकिन ध्यान से सुन लो, 1 करोड़ की लिमिट को निकालते समय इस पीरियड में जो कैश विड्रॉ किया है उसे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो टीडीएस काटने वाली बात है वो 1 सितंबर के बाद ही होगी, 1 सितंबर के बाद ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो इस पीरियड में आपने 40 लाख का कैश विड्रॉ कर लिया और इसके बाद आपने 70 लाख का कैश विड्रॉ कर लिया, तो दोस्तों आपका अमाउंट हो जाता है 1.10 करोड़। तो दोस्तों ये 70 लाख तो गिने जाएंगे ही, ये 40 भी गिने जाएंगे, है ना, ये भी गिने जाएंगे। और आपको 10 लाख पर जो टीडीएस की रेट है 2%, वो यहाँ लगेगी, है ना, 2% 10 लाख पर लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर सपोज करिए यहाँ पर ऑलरेडी डियर 1.10 करोड़ विड्रॉ हो चुका होता, जैसे ही 31 अगस्त तक 1.10 करोड़ विड्रॉ हो चुका होता और उसके बाद 70 लाख और विड्रॉ हो जाता, तो इट इज 1.80 करोड़। हमने पूरे साल में 1.80 करोड़ निकाले। तो दोस्तों यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप 1.10 को भी कंसिडर कर लो, लिख दिया, 1.80 हो गया, आप टीडीएस कितने पर डिडक्ट करोगे? दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने पर डिडक्ट करोगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने बोला 80 लाख पर उसका रॉन्ग है। जिसने बोला कि 80 लाख पर 2% लगेगा उसका गलत है, क्योंकि डियर लॉ ये कहता है कि ये लिमिट आई कब से, मतलब ये सेक्शन आया कब से? 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से पहले कितना भी 1 करोड़ से ज्यादा हो गया उसे लिमिट के लिए तो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। तो टीडीएस जो कटेगा वो तो 70 लाख का ही 2% कटेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70 लाख पर ही 2% लगेगा दोस्तों, 70 लाख पर ही 2% लगेगा। ये एग्जाम में आएगा डियर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़कर जाना। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 अप्रैल से 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, लेकिन टीडीएस काटने वाली बात तो 1 सितंबर के बाद से होगी। अगर आपकी लिमिट ऑलरेडी 1 करोड़ एक्सीड हो चुकी है, कोई बात नहीं, लिमिट हो गई, अच्छी बात है, हम कंसीडर तो करेंगे, लेकिन डिडक्शन उसी कैश विड्रॉल पर करेंगे जो 1 सितंबर के बाद में हुआ है। अगर बात समझ में आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, अपने दोस्तों से भी करवाओ, क्योंकि हम इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और कुछ नहीं भाई, यही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, हम जरूर करेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे। ओके जी, देखो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, साफ लिखा है डियर, अब आपको सब समझ में आएगा।
क्लैरिफिकेशन एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो देखो साफ लिखा है डियर, साफ लिखा है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़ इज रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 1920। क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया बाई द CBDT कि ये लिमिट 2019-20 के लिए है। तो जब कैश विड्रॉल की कैलकुलेशन की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194N, it shall be counted from 1st April 2019. Hence, a person has already withdrawn 1 crore or more in cash up to 31st August from one or more accounts maintained with a banking company। मतलब SBI में आपके कितने भी खाते हैं, अगर आपने पैसे निकाल लिए और 31 अगस्त तक 1 करोड़ से ज़्यादा लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो जो TDS का रेट लगेगा ना 2%, वो केवल ऑल सब्सीक्वेंट कैश विड्रॉल पर ही लगेगा। जैसे अगर आपका 1.10 करोड़ पहले हो चुका है, 70 लाख अब हो रहा है, तो 80 पे नहीं होगा, 70 पर होगा। सॉरी। तो दोस्तों बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194N ऑन कैश विड्रॉल बाई पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। दोस्तों एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि ये जो कैश विड्रॉल पर TDS काटने का सेक्शन है ना 194N, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे ये कुछ नाम हैं डियर, इनको लेकर आप कंफ्यूज मत होना, आपको इनको रटकर भी नहीं जाना है। जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज CRA बोलते हैं, या वाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स। कहने का मतलब क्या है जी, मैं समझाता हूँ। आपने बैंक का ATM तो देखा होगा, ये जो बैंक के ATM होते हैं इनमें कैश लोड किया जाता है। तो कैश लोड कौन करता है? एजेंसीज करती हैं। इन एजेंसीज वालों के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का, इनकी खुद की गाड़ी होती है, इनके पास वो बंदूकधारी 2-4 गार्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब ATM में कैश विड्रॉ होगा तो भाई ये पैसे निकलवा के लाएंगे ना बैंक से, तो 1 करोड़ क्या बहुत सारा कैश निकाल के लाएंगे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये एजेंसीज जब कैश विड्रॉ करेंगी तो TDS काटा जाएगा? नहीं भाई नहीं, ये तो बैंक का ऑपरेशन है कि भाई कैश विड्रॉ करके ही तो अपलोड करोगे। तो यहां पर TDS वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे कितना भी हो। दोस्तों जो कमीशन एजेंट होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, किसान लोग होते हैं डियर, गांव के अंदर किसान लोग होते हैं, गांव के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है। तो वहां पर क्या होता है डियर, किसान जैसे अपनी फसल बेचते हैं, तो फसल बेचने के लिए वो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये कमेटी किसानों को कैश पैसा देती है, क्योंकि किसान लोग डियर कैश में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि भले ही ये मार्केटिंग कमेटीज़ बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ कर ले, बस इन्हें अपना पैन नंबर देना है, अपना पैन नंबर देना है। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो छोटी छोटी ये जो गांव के अंदर मार्केटिंग कमेटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर ये बैंक से पैसा निकालेगी, भले ही 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल ले, क्योंकि इन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने होते हैं फार्मर्स से, और फार्मर लोगों को कैश पेमेंट करना होता है, तो इन्हें पहले बैंक से पैसा निकाल के लाना पड़ता है। ये अपने बैंक अकाउंट से जब पैसे निकालेंगी, चाहे भले ही एक्सेस ऑफ 1 करोड़ हो, कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। राइट, कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये एक्सेप्शन आप याद रखना डियर, जहां पर ये TDS का सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी ऑथोराइज डीलर होते हैं, फ्रेंचाइज एजेंट होते हैं, मनी चेंजर्स होते हैं, मनी चेंजर होते हैं ना, डॉलर यूरो पाउंड को एक्सचेंज करवाते हैं, तो दोस्तों ये भी बैंक से पैसे कैश विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इन्हें कई बार डॉलर के बदले में इंडियन रुपीज़ देना होता है, इंडियन रुपीज़ के बदले में डॉलर देने होते हैं। तो ये इतनी टेक्निकल बातें आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना सा याद रख लो भाई, ये जो मनी चेंजर हैं, ये जो ऑथोराइज डीलर्स हैं, इन्हें भी कैश विड्रॉ करना पड़ेगा, चाहे भले ही 1 करोड़ से ज़्यादा हो डियर, TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत
नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। हम तो सोच रहे थे ये कैसे याद करें, बड़ा टेक्निकल है। इतना नहीं पढ़ना डियर, आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़कर जाओ, कोई मतलब नहीं है। ओके सर। Information to be furnished where tax is not deductible or deductible at lower rate under section 194N। दोस्तों 194N नया सेक्शन है टीडीएस का, जिसमें कैश विड्रॉ अगर आप करते हो 1 करोड़ से ज़्यादा तो टैक्स डिडक्शन होता है, राइट। तो इसके अंदर कई बार टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता, आपने अभी अभी एक्सेप्शंस पढ़े है ना, या लोअर रेट से डिडक्ट किया जाता है। अगर पेमेंट किसको किया जा रहा हो, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर पैसा निकालेगी अकाउंट से तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। कोई बैंकिंग कंपनी दूसरी बैंकिंग कंपनी को पैसे निकाल कर देगी तो भी नहीं होगा। कोई बैंक का जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है, आपको पता है बैंक को सपोर्ट करने के लिए बैंक एजेंट अपॉइंट करता है, करस्पॉन्डेंट ट्रांजेक्शन कर सकता है बैंक के बिहाफ पर, तो वो बैंक से कैश निकाल सकता है क्योंकि उसको आगे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करने हैं, तो वहाँ पर भी डियर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। जितने भी एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं वो कैश निकालते हैं, मैंने अभी भी बताया, वहाँ भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। और भी अदर क्लास जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे वहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन डियर, जो डिडक्टर है जिसको डिडक्ट करना था वो एक स्टेटमेंट बनाएगा और गवर्नमेंट को सबमिट करेगा कि भाई हमने टीडीएस नहीं काटा इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं दी गई है। अगला पॉइंट आता है सर टीडीएस डिडक्ट तो हो गया और गवर्नमेंट को सपोज करो जमा भी हो गया, तो सर इसकी क्रेडिट कौन लेगा? अरे क्रेडिट वही लेगा भाई जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है। जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर करेगा, टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा, तो वो उस समय जितना टीडीएस उसका डिडक्टेड है वो उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा 26 ईयर्स में, तो वो उसकी क्रेडिट ले लेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो 194N आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दैट इज इन रिलेशन टू कैश विड्रॉल। इसके बाद दोस्तों एक सेक्शन और आया 194M, ये भी 18 नवंबर 2019 से आया है डियर, है ना। वैसे इफेक्टिव 1 सितंबर 19 से है, इसमें भी नोटिफिकेशन निकाली गई है। दोस्तों ये जो सेक्शन है 194M, इसके अंदर 5% टीडीएस डिडक्ट होता है जब कोई भी इंडिविजुअल HUF पेमेंट करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेजिडेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF पेमेंट करेगा किसी भी रेजिडेंट को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किस बात के लिए दोस्तों? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 194C लगता है। हाँ जी बिल्कुल लगता है। कमीशन की बात करोगे इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर तो सर वहाँ H लगता है 194, प्रोफेशनल फीस में 194J लगता है। दोस्तों ध्यान करो, जब आप 194C पढ़ते थे, जब आप लोग 194H पढ़ते थे, जब आप लोग 194J पढ़ते थे, तो इन तीनों सेक्शंस में क्या होता था कि टीडीएस डिडक्ट होता था प्रोफेशनल फीस पर, कमीशन पर और कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट पर। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपने देखा होगा इंडिविजुअल HUF को टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मना कर दिया जाता था कि भाई तुम्हारी अगर ऑडिट हुई है तो तुम इन सेक्शन में टीडीएस काटोगे। बाकी इंडिविजुअल HUF जब भी पे करते थे डियर, कमीशन पे करें, प्रोफेशनल फीस पे करें, तो उन्हें टीडीएस नहीं काटना होता था। तो गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लेकर आई 194M, और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इंडिविजुअल HUF अगर तुम C में, H में और J में कवर नहीं होते हो क्योंकि तुम्हारी लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुई, तो तुम जब इन नेचर्स का पेमेंट करोगे तो तुम इन तीनों नेचर्स के लिए एक कॉमन सेक्शन बना दिया। ध्यान रखना ये सेक्शन केवल इंडिविजुअल HUF पर एप्लीकेबल है जब वो लोग पेमेंट कर रहे होंगे ऐसे खर्चों का जो आपने C में पढ़ा है, H में पढ़ा है, J में पढ़ा है। तो दोस्तों चाहे भले ही उन इंडिविजुअल HUF की ऑडिट ना हुई हो, फिर भी उन्हें नए सेक्शन M में टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा डियर? जब पूरे ईयर में पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो रहा हो इन एग्रीगेट। अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है,
पेयर कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल और HUF होना चाहिए, और वो इंडिविजुअल HUF सी में, एच में और जे में कवर नहीं होना चाहिए। डरे तो नहीं सर। तो पेमेंट जब किया जाएगा डियर, और अगर पूरे साल भर में 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स डिडक्ट होगा। कौन से सेक्शन में डिडक्ट होगा भाई? 194M में एट द रेट ऑफ 5%। ओके सर। दोस्तों ये जो नए सेक्शंस आए हैं 194M, इसमें TDS कब जमा कराना पड़ेगा, ये सब बातें दी हुई है। 30 डेज का टाइम होता है TDS जमा कराने का फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस महीने में TDS कटता है उस महीने से अगले महीने के 30 दिन मिलते हैं डियर। टाइम लिमिट यहाँ पर अलग है, वैसे नॉर्मली 7 दिन होता है, यहाँ 30 दिन है। इसके अलावा ये जो TDS होता है ये विदिन 30 डेज जमा कराओगे, है ना। जो बंदा TDS काटेगा वो आपको सर्टिफिकेट देगा विदिन 15 डेज फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग दी चालान कम स्टेटमेंट। तो ये एक बार आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, है ना। मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिटर्न वाले चैप्टर में डियर छोटे मोटे चेंजेस हैं, मैं बता देता हूँ। रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, याद करो, कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है या आपको पैन अलॉट नहीं किया गया है और अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से भी आप अपनी रिटर्न्स वगैरह को फाइल कर सकते हो और बाद में पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो आधार नंबर और पैन नंबर होता है उसको लिंक करना ज़रूरी है। मतलब आपका पैन में जो नाम है वो आधार से मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, पिताजी का नाम फादर नेम मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो भैया चेंज करवाओ, पैन में चेंज कराओ, आधार में करेक्शन कराओ और फिर उसको इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक करो। दोस्तों ये जो लिंक है अगर आप नहीं करोगे तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। इसकी टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था टाइम टू टाइम। पहले ये काम 1 जुलाई 17 तक होना था, फिर बाद में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया और फिर इसको 30 सितंबर 19 कर दिया गया, फिर इसके बाद इसको 31 दिसंबर 19 कर दिया गया, फिर इसके बाद इसको 31 मार्च 2020 कर दिया गया और अब कोविड आने के बाद इसको 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। मतलब आप अपना पैन और आधार 31 मार्च 2021 तक लिंक करवा सकते हो, है ना, करवा सकते हो भाई। 31 मार्च 2021 तक लिंक करवा सकते हो, राइट। इट मे बी मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। दोस्तों बाकी जो भी चेंजेस कोविड के रीजन से हुए हैं, कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके लिए जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं 30 अप्रैल से पहले, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डियर, वो आप लोगों के एग्ज़ाम नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है और उन्हें कवर भी नहीं किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट ने स्टैच्यूटरी अपडेट दिए हैं इसमें उन अमेंडमेंट्स को कवर नहीं किया है जो कोविड के रीज़न से करने पड़े। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में जो प्रीवियस ईयर 19-20 का जब आप स्टेटस निकालते हो तो जो 182 डेज़ वाली कंडीशंस होती थी उनमें कोविड के चलते डियर बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण या तो यहाँ रह गए थे या कुछ लोग विदेश में अटक गए थे, तो उसमें कुछ कंडीशंस में चेंज है, लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर ड्यू टू कोविड रीजंस। वो आप लोगों को पढ़कर नहीं जाना है, ना ही मैंने यहाँ कवर किया है। और एक विवाद से विश्वास स्कीम होती थी डियर, एक नई स्कीम थी, वो भी नवंबर 2020 परीक्षा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो पार्ट नंबर 2 है RTP का, जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हैं, आपको ये ज़रूर करके जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर RTP को करना। अगर आप चाहते हो डियर कि मैं RTP पर जो क्वेश्चन आंसर है उनका वीडियो बनाऊँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं डियर वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे कुछ ना कुछ करते रहने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, राइट। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है डियर, अब तो आप लोगों को एक तरह से मतलब बहुत अच्छे तरीके से लग जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नियर है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए आपको वीडियोज़ यहाँ देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हो, आप लोगों के अमेंडमेंट्स हों या कुछ रिविजनरी क्लासेस हों। आई थिंक दोस्तों मैं रिविजनरी क्लासेस की भी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। दिस इज़ फॉर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्ज़ाम, तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं और चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए,
लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।